हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट सेशन में बेसिकली हम जो है डिस्कस करेंगे सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, और कह सकते हैं इंडियाज़ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर, या फिर इंडियाज़ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी तरह से आए तो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इंडियनाइजेशन ऑफ द डिफेंस सेक्टर भी आता है तो भी बेसिकली कंटेंट यही रहेगा। तो आप देखेंगे काफ़ी मैंने बहुत ही प्लेसेस से आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स के थ्रू, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू, संसद टीवी के एपिसोड्स के थ्रू काफ़ी सारे मैंने डिफरेंट सोर्सेज से मैंने जो है इकट्ठा किए हैं और जो भी कंटेंट है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सेकंड थिंग इसमें जो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये रहेगी कि जो एक्सप्लेनेशन है वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसे मैंने पेपर 2 के एस्से के फॉर्मेट में किस तरह से कहाँ किसे यूज़ करना है, कहाँ पर किस तरह से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उन सभी बातों पे मैंने फोकस किया है। तो उस बेसिस पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको ज़्यादा हियर एंड देयर, मैं भी शॉर्टली कह सकता हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ और भी है कि आपको जो भी वेबसाइट देखेंगे आपको एग्जाम्पल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स इसमें कोट कर दिए हैं। जो भी एग्जाम्पल जैसे आपको एग्जाम में याद आते हैं तो वो सारे, बिकॉज ये सब जब आप कोट करते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए हैंडी हो जाता है और काफ़ी मार्क्स जो है फेच करने में आपको बहुत मदद मिलती है। तो उस बेसिस पे ये लेक्चर जो है वो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल। बाकी मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू वांट द पीडीएफ्स ऑफ दिस तो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एज डिफेंस। लास्ट लेक्चर का हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एज डिफेंस टेलीग्राम पे ही आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। हैंड रिटन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वैसे हैंड रिटन ही है तो आप चाहें तो अपने साथ साथ जो है वो नोट करते भी चल सकते हैं, या वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। एंड लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था कि जैसे देखिए ये पेपर 2 का एक तरह से वीडियो कोर्स आप मान सकते हैं। तो ये जो लेक्चर्स हैं सॉरी, तो ये जो कोर्स है जो भी फॉलो कर रहे हैं वो जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपने पहले फीडबैक्स ज़रूर दें, ठीक है। फीडबैक्स दें, सजेशंस दें, क्या इंक्लूड करना चाहिए नहीं, वो सारी चीज़ें दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ इतने स्टूडेंट्स जो हैं वो कर रहे हैं तो रेगुलरिटी हम मेंटेन कर पाएँ, वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ा पाएँ और क्वालिटी को भी हम मतलब इनरिच कर पाएँ और इंक्रीज़ कर पाएँ। तो उस कारण से आप अपने जो फीडबैक्स है, सजेशंस हैं वो दें। या फिर आप जो है ये बता सकते हैं कि सर मैं इस कोर्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो हमें एटलीस्ट लगे कि कम से कम 30-35 स्टूडेंट्स जो हैं वो एटलीस्ट इसे देख रहे हैं, तो वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि चलिए ठीक है 25-30 स्टूडेंट्स जो हैं 35 वो देख रहे हैं तो हमें जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए या फिर इसमें और इनरिच करना चाहिए इस तरह से। और जो भी रेलिवेंट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं उन पे वीडियोस लाना चाहिए, ठीक है। तो इस कारण से आप जो है वो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, जब ये आता है टॉपिक, ठीक है, क्यों कॉन्टेक्स्ट में है उस पर तो हम बात करेंगे। उससे पहले देखिए जो है आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे की जब बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन जो है दो मेथड्स होते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्रो, द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस अगर हम बात करें तो कोट इज़ वन ऑफ देम। कोट एक रहता है, दूसरा आपका एक करंट इवेंट या करंट जो हैपनिंग्स हैं उनसे आप स्टार्ट कर लें। कोट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप कोट के थ्रू स्टार्ट करें तो उसे एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, तो वो एक बेहतर तरीका होता है, ठीक है। करंट हैपनिंग के साथ उसकी इंपॉर्टेंस को दिखलाते हुए आप उसको टॉपिक के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा जिनमें आपको सूटेबल आप महसूस करें वो कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली दिस इज़ द स्टेटमेंट विच हैज़ बीन गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज़ Narendra Modi. So what the statement is, the goal of self-reliance in defense forces is very important for the India of 21st सेंचुरी। तो ये तो इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया है, बट यहाँ पर अगर उनकी स्टेटमेंट आप देखेंगे कि इनोवेशन इज़ क्रिटिकल एंड इट हैज़ टू बी इंडिजीनियस, इम्पोर्टेड गुड्स कांट बी द सोर्स ऑफ इनोवेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका बेसिकली यहाँ पे नीचे नेम लिख के आप इसको कोट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक बेहतर तरीका हो सकता है स्टार्ट करने का। सेकंड एक कोट जो एक स्टूडेंट ने लास्ट टाइम हम लोग जब पेपर इवेलुएट कर रहे थे तो मैं बताता हूँ कि दूसरे के भी आंसर से आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ले सकते हैं। तो लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इवेलुएटिंग वन आंसर, एक स्टूडेंट ने काफ़ी सही लिखा था, वो कोट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू कांट बी सुपर पावर ऑन बोरोड वेपन्स,
ठीक है। यू कांट बी सुपर पावर ऑन बोरोड वेपन्स, यानी आप बोरो करके वेपन्स जो है वो सुपर पावर नहीं बन सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और एक क्रिटिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे जब हम बात करते हैं वाई सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर, तो उस केस में भी हमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है कि सिक्योरिटी इज़ एट रिस्क, ठीक है। तो क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उस समय जो सेल्फ रिलायंस है यानी जो इंडिजीनियस वेपन्स है उनकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें समझ आती है। तो उस बेसिस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डाटा की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आप देख सकते हैं रिसेंटली जो आपका बजट आया तो उसमें अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के को जो है बेसिकली 5.25 लाख करोड़ जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए जो है एलोकेट किए गए हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव इसमें मॉडर्नाइजेशन और डिफेंस सर्विसेज रखा गया है, दैट्स गुड। बट 68% यहाँ पर इंडिजीनियस यानी डोमेस्टिक पे फोकस किया गया है और उसमें भी 25% प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंस दिखलाता है सेल्फ रिलायंस की या इंडिजनाइजेशन की। तो उस बेसिस पे आप देख सकते हैं, ठीक है। देन वी आर कमिंग टू द वाई सेल्फ रिलायंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत ही क्यों है। तो अगर बहुत सारे एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो फर्स्टली तो इम्पोर्ट एक हो सकता है, ठीक है। बिकॉज हमें जो है अपनी इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है वो कम करनी होगी। तो व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीच द इम्पोर्ट डिपेंडेंस को अगर हम कम करना चाहते हैं तो उस बेसिस पे सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने एक आपको सिबरी के रिपोर्ट के अनुसार भी बताया है कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, ठीक है। तो उस बेसिस पर आप इस बात को कोट कर सकते हैं। ऑल्दो अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो 21% से ये डिक्लाइन देखने के लिए मिली, ये हम आगे चल के इसे कोट करेंगे। बट अभी अगर हम बात करते हैं वाई सेल्फ रिलायंस, तो इम्पोर्ट को हमें कम करने की ज़रूरत है। उस बेसिस पे सेल्फ रिलायंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा ये हैंडी होता है। अगर आप रिसेंट देखेंगे रिपोर्ट तो ऑलमोस्ट अगर इस सेक्टर में हम फोकस करते हैं तो 1,20,000 1,40,000 के अप्रॉक्स में जो है वो जॉब क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पर। तो उस बेसिस पर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। तो जब हम सेकंड पैरा में आते हैं यानी जब हम बॉडी पार्ट में आते हैं तो जब वहाँ पे हम बात करते हैं वाई सेल्फ रिलायंस इज़ रिक्वायर्ड, नीड ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो वहाँ पे आप पहली बात लिख सकते हैं कि इंपोर्ट डिपेंडेंस को हमें कम करने की ज़रूरत है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड अगर हम देखें तो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है सिविल फील्ड में। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि जो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसे हम सिविल फील्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे उसके जो की एस्पेक्ट्स हैं उन्हें हम यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जो हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने यूज़ किया और उसके बाद जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स हैं इसरो के, PSLV हो, इन सभी में हम लोगों ने इसको यूज़ किया। बाकी हम अगर देखें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी से जो नॉलेज हमें गेन होता है वो हम बहुत हद तक सिविल फील्ड में जब हम टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं या फिर बहुत सारी, तो उसमें इंपॉर्टेंस होता है। तो उस बेसिस पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप रिसेंटली देखें वी हैव मेड दी LCH प्रचंड, ठीक है। दिस इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दैट इज कॉस्टिंग ऑन एंड अराउंड अस टू 275 अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं बात करूँ तो 275 करोड़ के अप्रॉक्स में है, ठीक है। इसका अल्टरनेटिव अगर आप देखेंगे इंडिया के पास क्या है तो अपाचे है, ठीक है। तो अपाचे इज़ ऑफ USA एंड इट कॉस्ट ऑन एंड अराउंड ऑफ 1100 to 1200 करोड़। एंड इसके बाद भी अगर हम देखें तो सर्विस ये सारे में डिफ़िकल्टी आती है। इंडिजीनियस होने की वजह से सर्विस ये सारे हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि थोड़ी सी कैपेसिटी और उस बेसिस पर अपाचे बेटर हो, बट इसकी इंपॉर्टेंस अपनी है। जैसे कि हाइट पे अगर हमें फ़ाइट करना है या फिर जो बेसिकली आपके सियाचिन या फिर उस साइड वाले एरिया हो जाते हैं कारगिल ये सब में, वहाँ पर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो उस बेसिस पे भी देखें। अब वैसे भी अगर हम देखें कॉस्ट एफिशिएंट काफ़ी ज़्यादा होता है। हम बेसिकली 4 अप्रॉक्सीमेटली हम LCH प्रचंड ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू अपाचे। तो उस बेसिस पर आप देखेंगे कि कॉस्ट एफिशिएंट ये काफ़ी होता है। इसके अलावा इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम जो है वो इनोवेशन काफ़ी हद तक कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है तो हम लगातार उसमें इवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर हम इंडिजीनियस बनाते हैं तो हम डेफिनेटली डिफेंस इक्विपमेंट जो है, डिफेंस वेपन्स जो हैं वो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे रिसेंटली हम लोगों ने काफ़ी सारे जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए फोकस किया है। तो इनमें आप एग्जांपल्स भी यहाँ पर कोट कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी इम्पेरेटिव पे भी आप पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो हम बात करते हैं क्रिटिकल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी, तो उस बेसिस पे भी ये काफ़ी
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी बूस्ट, ठीक है, ये एक जनरल पॉइंट है। मैं मतलब बेसिकली मैंने काफ़ी पॉइंट्स दिए हैं, आप इसमें से 3-4 जो भी एग्जाम में आपको ध्यान आते हैं 4 पॉइंट्स आप अच्छे वाले जो हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल रहता है। तो 4 अच्छे पॉइंट्स जो भी आपको ध्यान आ जाते हैं विथ एग्जाम्पल थोड़ा सब्सटेंशिएट करके आप लिख देते हैं, तो नीड वाला जो एस्पेक्ट है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि हमें सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत ही क्यों है। तो आप बहुत सारे पॉइंट्स बता सकते हैं। 3-4 तो कॉमन ही है, इंपोर्ट को कम करना है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी हद तक बेनिफिट करता है, या फिर हम बात करें तो पेमेंट या फिर जो कॉस्ट है वो एफिशिएंट हो जाता है। तो ये सारे आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इश्यूज़ एंड चैलेंजेस कि क्या क्या इश्यूज़ हैं इन फील्ड में, अगर हम देखें और जो जो आप इश्यूज़ बताते हैं उनके फिर सल्यूशंस आपको बताने होते हैं वे फॉरवर्ड में। तो सल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, पहले हम बात करेंगे इश्यूज़ क्या 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 चैलेंजेस है हमारे सामने। तो देखिए आपको पता होगा कि जो पब्लिक सेक्टर है उन पे ज़्यादा एक्सेसिव रिलाई करना, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उन पे उतना फोकस नहीं करना। बेसिकली आपको पता होगा कि देयर आर 4 कंपनीज़ PSUs जो है जो डिफेंस सेक्टर में वर्क करते हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड हो गई, या फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। तो ये सारे हैं, ठीक है। तो एक्सेसिव रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर ये एक है। इसके अलावा पॉलिसी डिले हमें देखने के लिए मिलता है, बहुत हद तक जो है वो लगातार हमें देखने के लिए ये मिलता है कि जो भी पॉलिसीज़ मेड होती है उनमें हमें डिले देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा लैक ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन R&D। अगर आप देखेंगे इंडिया में बेसिकली क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़, जैसे आप एयरक्राफ्ट कैरियर देख रहे हैं फिर, तो उसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनमें हम बेसिकली उतना ज़्यादा अभी जो एक्सपर्टीज़ है वो अभी हमें नहीं आ पाई है, हमारे पास उतने क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। अभी रिसेंटली भी देखेंगे जो हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड किया उसमें भी काफ़ी हद तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत हेल्प लिया है। तो वो सारी जो है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उसमें के लिए एक चैलेंज है कि वी आर नॉट एबल टू बिल्ड दैट मच ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़। तो उसके लिए हमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी R&D, तो उस बेसिस पे हमें ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा लॉन्ग जेसेशन पीरियड भी एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि जो भी हम बिल्ड करते हैं तो उससे बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है, और अगर हम देखेंगे उससे बिल्ड करते करते क्या होती है नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, बिकॉज इनोवेशन तो कंटिन्यूसली होती रहती है। तो उस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो इट इज़ लॉन्ग जेसेशन पीरियड भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। इसके अलावा इंडिया में आपको पुअर मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट देखने के लिए मिलता है, उतना बेहतर आपको एनवायरनमेंट देखने के लिए नहीं मिल जाता है कंपेयर टू वेस्टर्न नेशंस और अदर जो नेशंस है। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि लेबर लॉज थोड़े से स्ट्रिंजेंट हैं, या फिर इतने ज़्यादा आपको स्किल्ड लेबर्स यहाँ पर नहीं मिलते, कम स्किल्ड लेबर्स देखने के लिए मिलते हैं। इसी को आप लिंक कर सकते हैं अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बेसिकली वी नीड टू फोकस ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पर अनईज इन डूइंग बिजनेस जो है वो है। इसके अलावा हमें कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बहुत बार जो जुडिक्शन पावर है वो ओवरलैपिंग हमें देखने के लिए मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन दोनों के कहीं ना कहीं बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ओवरलैपिंग पावर देखने के लिए मिलती है। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो हमें चाहिए वो कोऑर्डिनेशन देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इन सभी पे फोकस करना है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे, जब हम खुद के सोल्यूशन की बात करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सर वी नीड टू फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हमें थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। जो पॉलिसी डिलेज हो रही है उन्हें हमें क्विक करने की ज़रूरत है। हमें R&D पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमें इन्वेस्टमेंट रेज करने की ज़रूरत है। हम जो है ग्लोबल जो टेक जायंट्स हैं इन सभी से कोलैबोरेट करके जो एक्सपर्टीज़ है वो हासिल करने की ज़रूरत है, एंड देन वी नीड टू वर्क अपॉन दैट। तो इस तरह से जो है सोल्यूशंस आप इस बेसिस पर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे अगर आपको पता हो DPP दैट इज़ डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, इसमें अगर आप देखेंगे देयर इज़ अ कैटेगरी जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ बाई कैटेगरी इंडियन IDM। बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिजीनियसली डिज़ाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर, यानी कि इंडिजीनियस हो, डिज़ाइन भी हमारे द्वारा हो, डेवलप भी हमारे द्वारा किया गया हो और मैन्युफैक्चर भी हम करें। इस कैटेगरी को मोस्ट प्रेफर कैटेगरी में रखा गया है, यानी जो भी हम वेपन्स बनाएंगे 50% मिनिमम 50% इस कैटेगरी की होनी चाहिए, दैट इज़ अ बाई कैटेगरी। बाय वो भी इंडियन वाला, ठीक है। तो ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत रखा गया है कि इंडियन पे फोकस करना है। जो भी हम वेपन्स ये सब बना रहे हैं उनमें हमें इंडियन पे फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप देखेंगे जो रेस्ट्रिक्शंस थे पहले, उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एनुअल कैपेसिटी इन इंडस्ट्रियल लाइसेंस फॉर डिफेंस सेक्टर हैज़ बीन रिमूव्ड।
तो जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें भी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो यूनिफॉर्म कस्टम ड्यूटी हमें देखने के लिए मिलता है। पहले अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म कस्टम ड्यूटी नहीं थी, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, तो उनके लिए आप डिफरेंट कस्टम्स ड्यूटी देखेंगे, कंपैरेटिवली हाई रहती थी प्राइवेट सेक्टर के। तो अब क्या है कि यूनिफॉर्म जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो देखने के लिए मिलती है जब हम जो आपके बेसिकली पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट्स होते हैं, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सभी के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो ई बिज़ पोर्टल का आप मेंशन कर सकते हैं कि बेसिकली दिस इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर द इंडस्ट्रियल लाइसेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप 2-3 जो भी आपको ध्यान पे आते हैं वो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ये दिखाना है, ये आपकी ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग दिखाती है और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी दिखाती है कि आप थोड़े से अचीवमेंट्स को कोट करें कि वी आर डूइंग वेल इन सेल्फ रिलायंस, हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है। इसमें अगर आप पहले तो ये बता सकते हैं कि सर इंपोर्ट अगर हम देखें तो 21% जो है वो रिड्यूस हो चुका है। हम एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ किए हैं। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 13,000 करोड़ तक हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया और इसमें भी 70% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाकी आप बता सकते हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत जो हमारी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं। तेजस एयरक्राफ्ट का दे सकते हैं। फिर अरिहंत जो है न्यूक्लियर सबमरीन, उसके बारे में आप बता सकते हैं। या फिर निशांत है अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स, तो उनका आप बता सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75 है, दोनों डिफरेंट है, वो बता सकते हैं। इसे मदर ऑफ ऑल अंडर वाटर डील्स कहा जाता है। इसमें आप जो भी सबमरीन्स हैं उनका आईएनएस वेला, खाद्री, ये सभी के एग्जांपल्स दे सकते हैं। इसके अलावा जो धनुष है बेसिकली लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, इसका एग्जांपल दे सकते हैं। पिनाका इज़ वन ऑफ द फेवरेट ऑफ द सीडीएस और सीएपीएफ एग्जामिनेशन, तो आप इसे भी कोट कर सकते हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसके बाद अर्जुन टैंक्स हैं। देन आप राइफल्स देखेंगे बेसिकली AK-2037 इस तरह से आते हैं, तो वो सारे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आप नोट कर सकते हैं कि इनमें से जो भी आपको इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में ध्यान पे आते हैं उन सभी को आप कोट करें, बिकॉज अचीवमेंट्स इज़ गुड थिंग टू कोट। तो इसको अगर आप कोट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल ये रहता है। तो एक ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले तो आप इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो को आप लिंक करते हुए टॉपिक के साथ आप एक बैकग्राउंड पैरा देते हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू आर रीचिंग टू द बैकग्राउंड पैरा, इसके बाद फिर आप बॉडी पे आ जाते हैं। एंड बॉडी पे आप बताएंगे कि वाई डू वी नीड ऑफ दिस सेल्फ रिलायंस। इसके बाद क्या क्या इश्यूज़ हमें इस फील्ड में देखने के लिए मिलती है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज़, इसी में आप फिर बताएंगे कि क्या क्या सल्यूशंस हो सकते हैं। तो कुछ सल्यूशन खुद के दे सकते हैं, ओन सल्यूशन, और कुछ आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स यहाँ पर बता सकते हैं। बाकी फिर आप जो है वो इसमें फोकस करेंगे कंक्लूजन पार्ट पे। यहाँ पर कंक्लूजन वाले में थोड़े से अचीवमेंट्स आप बता सकते हैं, यहाँ बैकग्राउंड वाले में भी थोड़े अचीवमेंट बता सकते हैं। 2-4 यहाँ बता दिए, 2-4 यहाँ। तो इससे एक थोड़ा सा ओवरऑल जो है वो आपका बेसिकली जो है पूरा ऐसे है 300 वर्ड्स में, वो काफ़ी हद तक तैयार हो जाता है। 300 वर्ड्स बहुत ही लिमिटेड होता है और टाइम फ्रेम में लिखना होता है, तो कोशिश ये करें कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को फोकस करें। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड। अगर आपने लास्ट वीडियो हमारे देखी हो नक्सलिज्म के ऊपर, जो हम लोगों ने बेसिकली कॉपी वैल्यूएशन पे बनाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जब आंसर्स लिखते हैं तो वो एक डायमेंशन के ही इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं, वो प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नीड की बात कर रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी डायमेंशंस को फोकस किया। अब मान लेते हैं आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस कर लें या फिर इंपोर्ट पे फोकस कर लें, और इन्हीं दो के इर्द गिर्द ही आप एक्सप्लेन करके लिखे जा रहे हैं, तो वो बेहतर तरीका नहीं होता। हाँ, कंटेंट नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोशिश ये करें कि 1-2 लाइन में ये बता दिया, फिर 1 लाइन में ये बता दिया, फिर 1-2 लाइन में, इस तरह से करके 4 to 5 डायमेंशंस आपने बना दिए नीड वाले, ठीक है। देन इश्यूज चैलेंजेस हैं तो 4-5 आपने इश्यूज चैलेंजेस बता दिए, मैंने आपको काफ़ी सारे दे दिए। तो इस तरह से जब आप अप्रोच रखते हैं ना, तो ये दिखलाता है कि आपकी जो एस्से है वो मल्टी डायमेंशनल, आपकी मल्टी डायमेंशनल जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो दिखती है। तो उसमें क्या होता है, मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कोई भी बात लिखते हैं तो उसको फिर वहाँ पर थोड़ा सा, अगर आपके पास उससे रिलेटेड डाटा है तो आप उस चीज़ को कोट कर दें, तो वो एक बेहतर तरीका दिखाता है। या फिर आपको जो करंट हैपनिंग्स हो रही हैं, उन करंट हैपनिंग्स या करंट से रिलेटेड जो डाटाज हैं उन्हें आप कोट करें, तो ये भी एक बेहतर तरीका होता है जब हम इसकी बात करते हैं। तो इस बेसिस पर अगर आप देखें तो एक ओवरऑल जब हम एसए की बात करते हैं तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंट्रो बैकग्राउंड, फिर देन बॉडी में आप 3-4 पैरा आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 बन जाएंगे, एक नीड का बन जाएगा, एक एसए इशूज़ का बन जाएगा, एक पहले गवर्नमेंट इनिशिएटिव बता देंगे, फिर खुद के इनिशिएटिव बता, 4 यहाँ आ जाएंगे, फिर 5th आपका कंक्लूजन वाला आ जाएगा। कंक्लूजन थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक रख के आप दे सकते हैं, तो ये एक बेहतर तरीका होता है एस्से लिखने का, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ रिलायंस वाला हो गया। नेक्स्ट में हम एक
दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसी तरह के लगातार टॉपिक जो हैं हम आपके साथ पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रेलिवेंट हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, वो हम लगातार लाते रहेंगे। और इसका जो है वो PDF मैंने बता दिया कि एज डिफेंस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है या फिर नेगेटिव फीडबैक्स भी हैं, कुछ भी है, आप आराम से जो है कमेंट सेक्शन में दें, ताकि अगर हमें भी पता चलता है तो हम उसको धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली प्रेज भी कर सकते हैं। दैट विल बी अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर अस एंड वी विल ट्राई टू मेक मोर फ्रीक्वेंट वीडियोस। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं वीडियोस की और अच्छे क्वालिटी कंटेंट लेके आ पाएँ, ठीक है। काफ़ी जगह से हम कंटेंट जो है इकट्ठा करके आपके लिए लाते हैं, ताकि इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो दिस कैन बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। एक पूरे एस्से को लिखने के लिए उससे अगर लिंक करके भी एस्से आता है तो आप आसानी से उसको जो है वो लिख पाएँ। उस बेसिस पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।